नमस्कार। आज हम भारत की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। ये सफर शुरू होगा इतिहास के उन पन्नों से जहां विद्रोह की चिंगारी भड़की थी और हमें लेकर जाएगा आज के उस भारत तक जो दुनिया के मंच पर एक अहम खिलाड़ी है। चलिए देखते हैं कि कैसे इतिहास, अर्थव्यवस्था और संस्कृति ने मिलकर इस महान राष्ट्र को गढ़ा है। तो इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम इतिहास की गूंज को सुनेंगे, ये जानने के लिए कि अतीत ने आज के भारत की नींव कैसे रखी। फिर हम राष्ट्र निर्माण के दौर में चलेंगे, खास तौर पर इसकी आर्थिक योजनाओं को समझेंगे। इसके बाद हम भारत की संस्कृति के दिल में उतरेंगे और आखिर में देखेंगे कि दुनिया के साथ भारत का रिश्ता कैसा है। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी देश की आज की कहानी को समझने के लिए उसके कल को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए भारत के इतिहास के उन पलों को फिर से जीते हैं जिन्होंने न सिर्फ इसकी तकदीर तय की, बल्कि आज भी इसकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा हैं। जरा सोचिए, साल था 1857। पूरे भारत में एक बेचैनी सी थी। बरसों के विदेशी शासन के बाद लोगों का गुस्सा उबल रहा था। बस एक चिंगारी की देर थी और वो चिंगारी एक ऐसी आग लगाने वाली थी जो पूरे देश में फैल जाती। तो क्या थी वो चिंगारी? ये सब शुरू हुआ एक सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह से, और देखते ही देखते ये आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। सैनिक सीधा दिल्ली की ओर बढ़ चले, मुगल साम्राज्य के दिल की तरफ। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इसका संगठन। ये कोई अचानक भड़का गुस्सा नहीं था। कमल और रोटी ये सिर्फ प्रतीक नहीं थे, ये एक पैगाम था, एक संदेश कि ये लड़ाई सिर्फ सिपाहियों की नहीं बल्कि हर आम हिंदुस्तानी की है। और देखिए, ये किसी एक नेता की लड़ाई नहीं थी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब थे तो लखनऊ में बेगम हजरत महल। हर इलाके से अलग अलग नेता उठ खड़े हुए। यही विविधता इस विद्रोह की असली ताकत थी। ये बताती है कि लोगों का गुस्सा कितना गहरा और कितना फैला हुआ था। 1857 के विद्रोह ने आज़ादी की लड़ाई की जो नींव रखी थी, उसके लगभग 100 साल बाद भारत आज़ाद हुआ। पर राजनीतिक आज़ादी के साथ एक और बहुत बड़ी चुनौती सामने थी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर सके। तो नए भारत ने ये मुश्किल काम कैसे किया? देखिए, भारत ने एक बिल्कुल नया रास्ता अपनाया। पंचवर्षीय योजनाएं, मतलब 5 ईयर प्लान्स। ये एक बहुत बड़ा आइडिया था। हर 5 साल के लिए देश के आर्थिक लक्ष्य तय करना। ये एक तरह से देश का इकोनॉमिक रोड मैप था जो बताता था कि हमें कहाँ जाना है और उस मंजिल तक पहुंचना कैसे है। जरा इस टेबल को देखिए, ये भारत की पूरी आर्थिक कहानी बयां करती है। 1950 के दशक में पहली योजना का पूरा जोर खेती पर था। आखिरकार देश का पेट भरना सबसे जरूरी था। लेकिन फिर देखिए, दूसरी ही योजना में फोकस तेजी से इंडस्ट्री की तरफ चला गया और आगे चलकर गरीबी हटाओ और सबका साथ सबका विकास जैसे लक्ष्य सामने आए। ये दिखाता है कि भारत की रणनीति समय के साथ कैसे बदलती रही। पहली और दूसरी योजना के बीच का यह बदलाव मामूली नहीं था। ये भारत के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला था। खेत से फैक्ट्री की तरफ जाना एक बहुत ही साहसिक कदम था। इसका मकसद था भारत को सिर्फ खेती पर निर्भर देश से निकालकर एक औद्योगिक ताकत बनाना। और इसी एक फैसले ने आने वाले कई दशकों के लिए भारत की आर्थिक दिशा तय कर दी। अच्छा, अब इतने बड़े बड़े प्लान्स बनाने तो ठीक है, लेकिन इनको चलाने के लिए एक मजबूत सिस्टम भी तो चाहिए, है ना? तो ये सिस्टम हमारे संविधान ने ही हमें दिया। आर्टिकल 280 के तहत बनाया गया फाइनेंस कमीशन, यानी वित्त आयोग। इसका काम आप कह सकते हैं देश के पैसों का हिसाब किताब रखना है, ये पक्का करना कि सब कुछ सही तरीके से हो। ये एक तरह से इकोनॉमी का गार्डियन है जो उसे पटरी पर बनाए रखता है। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ अर्थव्यवस्था और राजनीति की कहानी नहीं है। इसकी असली जान तो इसकी संस्कृति में बसती है, इसके त्योहारों में, इसकी आस्था में, इसकी परंपराओं में। तो चलिए अब इकोनॉमिक प्लानिंग से थोड़ा हटकर भारत के दिल की धड़कन को महसूस करते हैं। होला मोहल्ला को ही ले लीजिए, ये कोई आम त्योहार नहीं है। इसकी शुरुआत 18वीं सदी में खुद गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी, ताकि सिख समुदाय अपनी मार्शल स्किल्स यानी युद्ध कला का प्रदर्शन कर सके। ये होली के ठीक बाद मनाया जाता है, लेकिन यहाँ रंगों की जगह वीरता और साहस का प्रदर्शन होता है। ये सिख विरासत का एक जीता जागता उत्सव है। और ये तो बस एक झलक है।
भारत तो त्योहारों का देश है। राजस्थान के गौर नृत्य से लेकर असम के बिहू तक, बिहार की छठ पूजा से लेकर नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल तक, हर त्योहार एक नई कहानी कहता है, एक अलग संस्कृति की झलक दिखाता है। सच पूछिए तो यही विविधता ही भारत की असली खूबसूरती है। और सिख धर्म के केंद्र में है गुरु ग्रंथ साहिब। यह सिर्फ एक पवित्र किताब नहीं है, बल्कि सिखों के लिए ये जीवित गुरु का दर्जा रखती है। इसे तैयार होने में 1 सदी से ज्यादा का वक्त लगा और आज ये दुनिया भर में लाखों लोगों को रास्ता दिखाती है। ये सिख पहचान का दिल और आत्मा है। तो भारत की ये जो गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं और जो मजबूत अर्थव्यवस्था है, यही चीजें इसे दुनिया के मंच पर एक अहम मुकाम दिलाती हैं। तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में देखते हैं कि भारत दुनिया के साथ कैसे जुड़ता है, डिप्लोमेसी के टेबल पर भी और खेल के मैदान में भी। ब्रिक्स का नाम तो सुना ही होगा, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये दुनिया की कुछ सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक ताकतवर ग्रुप है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये ग्रुप लगातार बड़ा और प्रभावशाली होता जा रहा है। हाल ही में मिस्र और ईरान जैसे नए देश भी इसमें शामिल हुए हैं। और साल 2026 भारत के लिए बहुत खास होने वाला है। भारत एक बार फिर ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा। ये भारत के लिए एक बड़ा मौका होगा कि वो दुनिया का एजेंडा तय करे और इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे जरूरी मुद्दों पर दुनिया को एक नई दिशा दिखाए। लेकिन भारत का दबदबा सिर्फ डिप्लोमेसी में ही नहीं है, खेल के मैदान पर भी इसकी एक शानदार विरासत रही है। और जब हम भारतीय खेल की बात करते हैं तो फील्ड हॉकी का जिक्र किए बिना बात अधूरी है। ये वो खेल है जिसमें भारत ने दशकों तक दुनिया पर राज किया है। क्या आप जानते हैं, भारत ने ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक ऐतिहासिक विद्रोह से उठकर भारत आज एक ग्लोबल पावर बन चुका है। ये इतिहास, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और दुनिया में अपनी जगह बनाने की चाहत का एक कमाल का संगम है। ये सफर हमें दिखाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा बदलता रहता है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और यही बात हमें एक बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है, इस महान राष्ट्र की कहानी का अगला पन्ना क्या होगा।